जय हिंद सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी का भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के हम सभी आर्टिकल पढ़ेंगे और इसके बाद की जो क्लास आएंगी सभी में आर्टिकल के क्रम के अनुसार, यानी जो भाग दे रखे हैं भाग के क्रम के अनुसार सभी आर्टिकलों को हम 395 तक पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं जरा भाग 1। भाग 1 क्या है? संघ और उसका क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें आर्टिकल 1 है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, या इंग्लिश में इसको कहा जाएगा कि इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों ही नाम है भारत के और इंडिया के, मतलब भारत को इंडिया भी कहा जाता है। तो विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें जो दे रखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो राज्यों का अर्थ केवल ये नहीं है जो हमारे उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या हिमाचल प्रदेश है, केवल इन पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही है, बल्कि इसको क्लैरिफाई किया है इसी लाइन में कि भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अनुसूची 1 में इस चीज का संक्षिप्त में बताया गया है कि राज्य का अर्थ क्या है। राज्य एक तो जो स्टेट है हमारे, उन राज्यों की बात हो रही है। दूसरा संघ शासित प्रदेश, वो शब्द भी राज्य के अंदर आता है, और अर्जी क्षेत्र यानी जो एक्वायर्ड एरिया है वो भी राज्य के शब्द के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। इसमें इस चीज का ध्यान देना है कि इसमें क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश यानी एडमिशन। किसी भी नई चीज को हम जब बाहर से देश से किसी अन्य जगह से अगर हम अपने देश में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रवेश करना। तो इसमें क्या होगा आर्टिकल 2 में कि नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है और स्थापना कर सकती है। प्रवेश का मतलब हो गया कि ऐसे नए राज्य जो पहले से भारत संघ में ना हो, और स्थापना का मतलब हो गया जो पहले से राज्य ना हो, कोई नया क्षेत्र हो, नए क्षेत्र से हम कोई अलग राज्य बना रहे हैं तो वो क्या होगा, आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। जैसे ये दादर नागर हवेली है, 1954 से पहले पुर्तगालियों के अंडर में थी, ये फिर भारत के अंडर में आ गई। दमन और दीव है, 1961 में पुर्तगाली के अंडर में था, ये भारत के अंडर में आ गया। पांडिचेरी है, 1954 में फ्रांस के अंडर में था, ये अभी किसके अंडर में है, अब भारत के अंडर में है। तो मतलब ये सभी चीज क्या है जो पहले से भारत के अंडर में नहीं थी, बाद में भारत के अंडर में आके अपने ये एरिया में इसको इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से हमारा गोवा, ये 1961 से पहले पुर्तगालियों के अंडर में था, तो 19 दिसंबर 1961 में गोवा अपना आज़ादी दिवस भी मनाता है, और उसी दिन ये क्या है भारत के अंदर शामिल हुआ है। और यह सिक्किम राज्य है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। सिक्किम में क्या था, सिक्किम पहले हमारे भारत देश का हिस्सा नहीं था, पहले भारत मतलब ये चाइना और नेपाल अपने ही अंडर में करने के चक्कर में थे सिक्किम को। पर सिक्किम के साथ क्या हुआ, फिर 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। वहां पे क्या था, वहां पे चोंग्याल वंश था, चोंग्याल डायनेस्टी, और उसके जो अंतिम शासक थे पाल्डन नामग्याल, ये अंतिम संप्रभु शासक थे जो वहां के सिक्किम के। और वहां पे सम्राट प्रशासन था, मतलब इनके पिताजी पहले शासक रहे थे, उसके बाद इनके पुत्र यानी पाल्डन नामग्याल बने। अब पब्लिक इनसे खुश ना होने के कारण पब्लिक ने क्या था, जो विवाद रहा, तो विवाद में सारी जो सिक्किम की जनता थी वो सभी क्या थी, इंडिया के फेवर में थी। अगर वोटिंग कराई गई जो जिस प्रकार से, तो वो क्या हुई, इंडिया के फेवर में हुई। तो इंडिया की 97.5% लगभग वोटिंग जो थी ये थी उनकी कि हमें इंडिया में मिलना चाहते। उस वजह से 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में, यानी 16 मई 1973 को सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और 16 मई को क्या है, सिक्किम अपना ये 75 है, 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, क्योंकि 1975 का एक्ट ही है। तो 16 मई को सिक्किम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 है संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन का मतलब क्या है, जो आर्टिकल हमने 2 में पढ़ा, आर्टिकल 2 में यह था कि नए राज्यों को या बाहर से जो अर्जी क्षेत्र है नए राज्यों का एडमिशन यानी प्रवेश कर सकती है, और उनके मतलब जो बाहर से अर्जी क्षेत्र है उनका अपना राज्य बना सकती है। पर यहाँ पे आर्टिकल 3 में अंतर क्या है, आर्टिकल 3 में कहा गया है स्पष्ट कि भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, मतलब जो राज्य पहले से भारत की सीमा के अंतर्गत हैं उनका पुनर्गठन कर सकती है, उनकी सीमा में विस्तार कर सकती है, उनके नाम में विस्तार कर सकती है। तो क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं उसके पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किन में से, जो भारत संघ में हो।
यानी जो जमीन पहले से ही भारत की है, जैसे उत्तरांचल है, उत्तरांचल अभी के टाइम में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ये यूपी से अलग करके बनाया गया, तो यूपी पहले से ही भारत की जमीन है। तो जो भारत की जमीन में से अलग करके अगर बनाया जा रहा है तो वो किस में आएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत, ये सॉरी पॉइंट नंबर 2 है इसका, भारत के राज्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब जैसे अब हम यूपी से काट के हमने उत्तरांचल बनाया है, तो उत्तरांचल में 13 पहाड़ी क्षेत्र दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं है 13 ही दे सकते हैं, हम 13 के बाद और भी जिले अगर उसमें शामिल करना चाहें तो वो भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है राज्यों के क्षेत्र में कमी। अब अपने यूपी में से उत्तरांचल को अलग किया है, तो यूपी के क्षेत्र में तो कमी हो गई है। राज्य की सीमा में परिवर्तन, यानी जब कोई भी स्टेट, अगर 2 स्टेट बनाए जाएंगे एक स्टेट में से, तो उसकी सीमा में परिवर्तन होगा, नॉर्मल सी बात है। और राज्य के नाम में परिवर्तन, यानी भारत सरकार किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है कि राज्य से उसकी एक राय लेनी पड़ती है, राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, अगले पॉइंट में बताएंगे अभी। अच्छा, ऐसा जो चेंजेस हुए हैं हमारे, इससे पहले कितने राज्यों में इस प्रकार के चेंजेस हुए हैं जो हमने बदलाव करे हैं। जैसे मद्रास है, मद्रास का 1969 में जो नाम पड़ा था वो तमिलनाडु राज्य के नाम से नाम पड़ा, और अभी उसको 1996 में क्या कहा जाने लगा, जब से चेन्नई के नाम से जाने जाने लगा। इसी तरीके से पहले एक नाम था मैसूर, मैसूर अभी 1969 के बाद से क्या क्या कहा जाने लगा, कर्नाटक कहा जाने लगा। उड़ीसा को ओडिशा कहा जाने लगा 2011 से, और उत्तरांचल जो कि 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड के नाम से जाने जाने लगा। इसी तरीके से पहले था केलकटा, केलकटा 2001 से क्या बोला जाने लगा, कोलकाता बोले जाने लगा। यानी हम किसी भी, ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार किसी भी राज्य के नाम में और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, उसके बाद सीमा में परिवर्तन करने के जो नियम है वो संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन 1955 में लागू हुआ था। इसमें क्या कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। यह अनुमति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 4 को अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें बता रखा है कि राज्यों, मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे उनको 368 यानी अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, या भाग 20 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, उसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर संशोधन करने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना। तो इसलिए 5वां संविधान संशोधन 1955 में लाया गया कि राज्यों के पुनर्गठन अगर करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट है प्रभावित राज्यों की राय मांगी जाएगी, यानी उस सीमा में या उस नाम में परिवर्तन होने की वजह से जिस जिस राज्यों को प्रभाव पड़ रहा है उन पर राज्यों की ये क्या नाम है, राय मांगी जाएगी कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट उसके लिए राज्य से बाध्य नहीं है। अगर राज्य ने मना कर दिया कि नहीं हमें ये ठीक नहीं है, बट अगर भारत सरकार को लग रहा है कि नहीं ये करना आवश्यक है तो भारत सरकार उसको कर सकती है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, स्पष्ट इसमें पॉइंट दे रखा है। और पॉइंट नंबर 3 है कि प्रभावी जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राय नहीं मांगी जाएगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आया हुआ है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होने का क्या मतलब है कि भारत के राज्य जो है उनका तो विनाश हो सकता है, मतलब राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है, एक राज्य से 2 राज्य बनाए जा सकते हैं तो उनके नाम में सीमा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उनको तो विनाश बोल सकते हैं कि राज्य का विनाश तो हो सकता है। पर अविनाशी संघ का मतलब है कि पूरा जो भारत देश है उसका विनाश नहीं हो सकता, भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसको संघ को क्या कहा गया, अविनाशी कहा गया है, और राज्य को विनाशी कहा गया, क्योंकि राज्य में परिवर्तन हो पॉसिबल है बट संघ में यानी पूरे भारत में परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में है यदि आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह आर्टिकल 368 से बाहर माना जाएगा। मतलब जो हम संशोधन करते हैं इस संशोधन को आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं लिखना पड़ेगा, उससे उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है आर्टिकल 368 से। अच्छा जी, इसके बाद इसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, यह साधारण बहुमत से होता है। बहुमत हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? नंबर फर्स्ट है साधारण बहुमत, नंबर सेकंड है विशेष बहुमत, और नंबर थर्ड है विशेष बहुमत में भी जो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ
आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा की भी परमिशन होनी चाहिए। तो साधारण बहुमत में क्या है, 50% की मेजोरिटी, मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा हो, एक अंक भी ज्यादा हो या 1% भी ज्यादा हो, अगर उसने भी पास कर दिया, जो पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं उनके 50% से एक ने भी अगर ज्यादा ने पास कर दिया तो साधारण बहुमत पास कर दिया जाएगा। विशेष बहुमत में क्या है, सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर एग्री है, 2/3 से एक भी बंदा ज्यादा एग्री है तो बहुमत क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा। और जो तीसरे प्रकार का है, इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा जो राज्य हैं उनकी विधानसभा से भी परमिशन मांगी जाएगी, तभी ये तीसरे प्रकार का बहुमत जो है लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत अपना क्षेत्र क्या अन्य क्षेत्र को दे सकता है? तो इसके लिए केस था बेरुवादी केस 1960 में। इसमें था आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह नहीं कर सकते, क्लियर स्पष्ट दे रखा है कि भारत के जो क्षेत्र है वो उसमें मतलब कोई भी परिवर्तन इस प्रकार का नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, मतलब बहुमत, केवल बहुमत से, साधारण बहुमत से ही हम भारत की कोई जमीन किसी भी अन्य देश को नहीं दे सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन 368 के तहत उसको चेंज करना पड़ेगा। और ऐसे इसकी जरूरत कहाँ पड़ी या ऐसा कभी हुआ है इसके लिए, जैसे हमारा 100वां संविधान संशोधन है। 100वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो बांग्लादेश से जो अंतर क्षेत्र था उनमें जो जमीन का आंकड़ा चेंज हुआ था 1 अगस्त 2015 में 100वां संविधान संशोधन के तहत। तो उसमें क्या हुआ, 111 एकड़ की जमीन थी वो बांग्लादेश को दी गई, 51 एकड़ की जमीन वहां से भारत के अंदर में की गई। ठीक, इसमें 3 बीघा जमीन का जो मैटर था उसको सोल्व करने के लिए किया गया था ये। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता कब हुआ, 1974 में हुआ। इसी के साथ हमारा ये भाग एक छोटा सा पोर्शन है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन है इससे संबंधित, उनको जरा कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। संघ की इंग्लिश में शब्द जो है कॉन्फेडरेशन भी कहा जाता है और इसको फेडरेशन भी कहा जाता है, बट कॉन्फेडरेशन फेडरेशन शब्द इसमें वैलिड नहीं है। जो संविधान में लिखे गए हैं वो क्या लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश हम कर सकते हैं, उनका एडमिशन ले सकते हैं और नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो राज्य पहले से भारत में ना हो। किसी बाहर से हम अगर कोई जमीन ले रहे हैं तो, या बाहर से कोई जमीन रजित कर रहे हैं, उसके बारे में है आर्टिकल 2 में। इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कर सकती है, पहला तो है ऑप्शन कि किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा करना, ये तो अनुच्छेद 3 के अनुसार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ये कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार आर्टिकल 3 के अंतर्गत मिला हुआ है हमें। और किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी, ये भी कर सकती है, मैंने पॉइंट बताया था अभी 5। ऑप्शन नंबर 4 है किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। स्वायत्त परिषद जो कि अनुसूची 6 के अंतर्गत दिया था ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उन राज्यों को स्वायत्त परिषद बोलते हैं, तो वो तो इसमें आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमने कहीं नहीं दर्शाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ठीक हो जाएंगे, यानी केवल 2 और 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो संसद के कानून द्वारा संभव क्या नहीं है, नए राज्यों का गठन, आर्टिकल 3 के तहत हो सकता है नए राज्यों का गठन, बट जो पहले से जमीन भारत के अंतर्गत हो। दूसरा है राज्यों के क्षेत्र का परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। राज्य की सीमाओं का विकल्प मतलब सीमा के नाम में और उसमें परिवर्तन करने के लिए रेंज में। चौथा है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 में तो जो भारत के अंतर्गत क्षेत्र हैं उनमें ही चेंजेस किया जा सकता है, बाहर से कोई भी राज्य नहीं लिया जा सकता आर्टिकल 3 में।
बाहर से कोई राज्य लेने के लिए कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? आर्टिकल 2 का इस्तेमाल, अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य का गठन के लिए प्रावधान है? यहाँ गठन के लिए बोल रहा है, अगर प्रवेश के लिए बोलता तो आर्टिकल 2 और गठन के लिए बोला है तो आर्टिकल 3, क्योंकि गठन का मतलब हो गया कि पहले से वो राज्य भारत में है और हम उसको उसमें से काट के कोई दूसरा राज्य हम गठन कर रहे हैं, गठित कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया इनमें से कौन से अनुच्छेद प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियों को परिभाषित करता है? तो ये तो मैंने अभी बताया एक आर्टिकल नंबर 4 में। आर्टिकल नंबर 4 क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में जो हुए संशोधन उनका वर्णन किस में होगा? आर्टिकल 4 में होगा। संविधान संशोधन में उसका वर्णन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 4। नेक्स्ट है सिक्किम किस वर्ष में भारत का नया राज्य बना? तो सिक्किम जो है 1975 में भारत का राज्य बना था और 1974 में इसको सह राज्य बनाया गया था। अब आप ये बताना इसमें कि 1974 में कौन सा संशोधन था और 1975 में कौन सा संशोधन था जिसके तहत यह सह राज्य बनाया गया था, और 1975 में जिसके तहत यह संपूर्ण राज्य बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था? तो सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा था पाल्डन नामग्याल, ये बताया था मैंने इसी पीडीएफ में। और आज के लिए इतना ही, ये थी हमारी भाग 1 की पूरा रिवीजन क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नागरिकता में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।